नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 11 यामी की न्यू पावर और लीला की एंट्री। यामी और अद्वैत घूमने जाती है। शॉपिंग मॉल में यामी से कोई लड़का टकरा जाता है। शायद यामी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यामी और अद्वैत मूवी टिकट के काउंटर पर टिकट ले रहे थे। कुछ लड़कियां अद्वैत को देखकर फ्लर्ट कर रही थी। यामी अद्वैत का लुक चेंज कर दिया था। अद्वैत हैंडसम और क्यूट लग रहा था। उसके बाद मूवी हॉल में किसिंग सीन आता है। अद्वैत और यामी ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर यामी की आंखों में शरारत चमक उठी। अद्वैत के चिक्स पर बेबी किस कर देती है। जब यामी और अद्वैत घर पहुंचते हैं, यामी के मोम डैड घर आ जाते हैं। यामी को आज स्कूल ना जाने और घूमने जाने के लिए डांटते हैं। फिर अद्वैत यामी के मॉम डैड को समझाने गया था। अद्वैत मीना आंटी और मुकुल अंकल की बेटी नहीं है, उससे मुकुल किसी से चुराया है। अब आगे मुकुल जी और किरण जी आपस में बहस कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था बाहर खड़े होकर कोई उनकी बातें सुन रहा है। बाहर खड़ा इंसान अद्वैत था। उसने किरण जी की बातें नहीं सुनी, लेकिन मुकुल जी की सारी बातें सुन ली थी। अद्वैत चुपके से वहां से निकल जाता है। उसने सोचा यामी मुकुल अंकल और मीता आंटी की बेटी नहीं है। तू किसकी बेटी हो सकती है? मुझे अपने सोर्स यूज करके पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यामी का अनिल भैया के अलावा यहाँ कोई नहीं है। चारों तरफ दुश्मन फैले हैं, इसीलिए यामी को उसके सच्चे परिवार के पास पहुंचाना जरूरी है। उसे अब समझ में आया, मीना आंटी जब यामी के साथ बुरा बिहेव करती थी, मुकुल अंकल कुछ क्यों नहीं बोलते थे। अनिल 2 कॉफी के कप और एक मेडिसिन का दूध तैयार करके लाता है। अनिल अद्वैत के पास आकर उसे कॉफी देता है। अद्वैत अपना हाथ बढ़ा देता है। सोच में गुम होने के कारण सही से पकड़ नहीं पाता। उसके हाथ से कॉफी फिसल कर अद्वैत के हाथ पर आधी से ज्यादा कॉफी गिर जाती है, जिसकी वजह से अद्वैत अचानक अपने होश में आता है। उसे बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। उसने इससे भी कहीं ज्यादा दर्द सहन किया था अपनी ट्रेनिंग के दौरान, इसीलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी अभी सीढ़ियों से उतर रही यामी ने जब यह नजारा देखा, अचानक वह बुरी तरह घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यामी दौड़कर अद्वैत का हाथ पकड़कर उस हाथ को चेक करने लगी। अचानक यामी के आंसू अद्वैत के हाथ के जले हुए हिस्से पर पड़ते हैं। अचानक अद्वैत को अजीब सी ठंड महसूस होती है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी को मौत के मुंह से अचानक बाहर निकाल लिया हो। अभी थोड़ी देर पहले अद्वैत के हाथ में बुरी तरह जलन हो रही थी। यामी के आंसू गिरते ही अचानक अद्वैत की जलन खत्म हो गई। अद्वैत हैरानी से अपने हाथ को देखने लगा। अनिल भी अद्वैत के ऊपर कॉफी के गिरने कारण सदमे में था। वह भी होश में आया, अद्वैत का हाथ चेक करने लगा, फिर मेडिकल किट लेने चला गया। फिर जब उसने यामी को रोते हुए देखा, अद्वैत को अपने हाथ की जलन से ज्यादा यामी के आंसू तकलीफ दे रहे थे। इसलिए अपनी जलन और जलन कम होने के कारण को भूलकर उसने जल्दी से यामी का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ यम, तुम रो क्यों रही हो? अद्वैत पूछने पर यामी भरे गले से बोली, आदि तुम्हारा हाथ जल गया, देखो कितना। अद्वैत बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, देखो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ये बोलकर अद्वैत अपना हाथ दबा दबा कर दिखाने लगा। ये देखकर जो अनिल मेडिसिन किट लेकर आया था और यामी दोनों हैरान थे। इधर अद्वैत भी हैरान था, उसने अपने चेहरे पर शो नहीं किया। जब यामी अद्वैत का जला हुआ हाथ देखा, वहां पर पानी की बूंदें थी। तभी उसे ध्यान आया, उसकी आंखों से आंसू बहकर गिरे थे। अचानक यामी को अपनी आंतरिक शक्ति का ख्याल आया। उसे समझ में आया उसके आंसू मेडिसिन की तरह काम करते हैं। उसकी आंतरिक शक्ति के कारण शायद उसका ब्लड भी किसी मेडिसिन रूप काम आ सकता है। उसके आंसुओं से इतना इफेक्ट है, ब्लड से कहीं ज्यादा इफेक्ट होगा। अचानक यामी को डर भी लगने लगा, क्योंकि कहते हैं ना, शक्तियों के साथ चुनौतियां भी आती हैं। ये सोचकर यामी को घबराहट होने लगी। फिर अचानक उसने सोचा, भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। दूसरों की भलाई करेगी तो भगवान उसकी रक्षा अपने आप करेंगे। यामी पहले भगवान में विश्वास नहीं करती थी। वह हमेशा मानती थी इंसान अपनी मेहनत से वो कुछ भी हासिल कर सकता है, या दूसरों के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है। भगवान कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता।
भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब उसका दोबारा जन्म हुआ, उसे सच्चे प्यार करने वाले मिले, तब से ही उसे भगवान में विश्वास था। यामी को विश्वास था भगवान ने उसे शक्तियां दी है, उसकी रक्षा भी करेंगे, शक्तियों का भलाई में इस्तेमाल करने का रास्ता भी दिखाएंगे। भगवान ने एक रास्ता तो दिखा दिया। भलाई करने का उसके आंसू एक तरह की मेडिसिन है, इसीलिए कभी उन्हें वेस्ट नहीं करना है। जब भी कभी उसे तकलीफ या खुशी में आंसू आए, उन्हें इकट्ठा करके दूसरों की भलाई के लिए काम में लेना है। ये सोचकर उसने अपने आंसू आराम से अपने हाथों पर पोंछे। अद्वैत हाथ वापस देखने के बहाने जहां से हाथ चला वहां पर अपने हाथों से अपने आंसू लगा दिए, जिससे अद्वैत को और ज्यादा ठंडक महसूस हुई। अद्वैत को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब यामी के आंसू उसके हाथ पर गिरे थे, तब भी उसे इसी अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ था। फिर अब दोबारा यामी के हाथ लगाने से उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। अचानक अद्वैत को कुछ याद आता है, फिर वह सर झटक कर खुद को शांत करता है। यामी से बोला, कॉफी ठंडी थी, इसीलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, देखो मेरा हाथ ठीक भी हो गया है। शायद अनिल भैया कॉफी ठंडी ही लेकर आए थे। ये सुनकर पास खड़ा अनिल ये सब चीजें हैरानी से देख रहा। वह बोला, नहीं, मैं कॉफी ठंडी नहीं लेकर आया था, कॉफी बहुत ज्यादा गर्म थी। यामी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है भैया, अगर कॉफी गर्म थी आदि का हाथ क्यों नहीं जला। यामी की बात सुनकर अनिल भी कंफ्यूज हो गया। अचानक उसे ध्यान आया, उसने अपने लिए भी कॉफी बनाई थी। ये याद आते ही बोला, मेरी कॉफी अभी सही सलामत है, उसे देखो वह गर्म है। ये सुनकर यामी जल्दी से कॉफी के पास गई, अपने हाथ में लगी आंसू की एक बूंद उस कॉफी भी में डाल दी। फिर उन दोनों को दिखाते हुए बोली, देखो भैया कॉफी बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये सुनकर अद्वैत और अनिल ने देखा सच में मूवी गर्म नहीं थी। यामी ने सोचा एक और फायदा इन आंसुओं से हो गया। अजीब तरह से अपने हाथ में मौजूद आंसुओं को देखते हुए डेविल स्माइल करने लगी। अद्वैत और अनिल कॉफी को देख रहे थे, उनका ध्यान यामी की डेविल स्माइल पर नहीं गया। वो सब अपनी अपनी सोच में गुम, कभी कॉफी को कभी एक दूसरे को देख ही रहे थे। अचानक अद्वैत का फोन बजा। अद्वैत ने अपनी पॉकेट सिर्फ फोन निकाला, फोन करते हो रहे नंबर को देखा। फोन पर मॉम का कॉल आ रहा था। ये देखकर अद्वैत की भौहें सिकुड़ गई। यामी की नजर भी अद्वैत के फोन पर आ रहे नाम पर उसकी भौहें भी चढ़ गई। यामी ने सोचा, अद्वैत की मां शाही खानदान से होने के बाद बेवकूफ एक औरत है। सुमित्रा जी ने बस अपने पति से किए गए वादा और अपनी बेस्ट फ्रेंड काजल से किए गए वादे के कारण बहुत कुछ खो दिया था। सुमित्रा जी ने वादे निभाने के लिए सही गलत देखना छोड़ दिया। सुमित्रा जी को कभी चिराग गलत नजर नहीं आया, हमेशा अपने बेटे को ही गलत समझती, चिराग का हमेशा गलत में भी साथ देती। इसी चक्कर में वो अपने मायके और अपने बेटे को खो दिया। चिराग के लिए हमेशा अद्वैत से सेक्रीफाइस करवाती। सुमित्रा जी ने अद्वैत को ऑर्डर दिया था, वो कभी भी दुनिया के सामने चिराग से ऊपर नहीं जा सकता, चाहे किसी भी मामले में हो उसे हमेशा चिराग का साथ देना है, चाहे चिराग गलत हो या सही हो। अद्वैत ने अपनी मॉम का फोन उठाया, उधर से सुमित्रा जी की आवाज आई, अद्वैत तुम्हें अभी के अभी घर आना है, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये सुनकर अद्वैत समझ गया, उसकी माँ उसे मिलने के लिए नहीं बुला रही, जरूर चिराग ने उसकी माँ को उसके खिलाफ भड़काया है। ये सोचते हुए उसने ना में सिर हिलाया। अद्वैत बोला, ठीक है, फिर फोन काट दिया। उसकी माँ उसे मिलने के लिए नहीं बुला रही, जरूर चिराग ने उसकी माँ को उसके खिलाफ भड़काया है। ये सोचते हुए उसने ना में सिर हिलाया और बस एक जवाब में उत्तर दिया, ठीक है। वह फिर फोन काट दिया। उधर बड़ी सी हवेली में आलीशान सोफे पर बनारसी साड़ी में महिला बैठी थी। महिला ने सिंपल बालों का जुड़ा बांध रखा था। वह महिला बहुत खूबसूरत थी। महिला की नीली आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, गले में एक सिंपल सा मंगलसूत्र, हाथों में हीरे की चूड़ियां पहने बैठी थी। वह सिंपल और सुंदर लग रही थी। उस महिला को देखकर कोई भी बता सकता था, यह महिला कितने साफ दिल के साथ मासूम भी है। ये मैसेज सुमित्रा अग्रवाल, मिस्टर विक्रम अग्रवाल की वाइफ और हर्षवर्धन ठाकुर की इकलौती बेटी और अद्वैत की मां। इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड मैसेज काजल अग्रवाल, मिस्टर विक्रम अग्रवाल की पहली पत्नी से वादा किया था, वह हमेशा चिराग को अपना बेटा मानेगी, कभी भी अपने बच्चे नहीं देखेगी। लेकिन सुमित्रा जी एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई है। इस बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती थी। विक्रम जी भी ऐसा ही चाहते थे। वो चिराग को अपने बच्चे के रूप में नहीं रखना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे सुमित्रा जी कभी अपने बच्चे और सौतेले बेटे चिराग में फर्क ना करें, इसलिए उन्होंने भी अबॉर्शन के लिए हाँ बोल दी। फिर महेश अग्रवाल और हर्षवर्धन ठाकुर ने उन दोनों को मजबूर किया अद्वैत को जन्म देने के लिए, लेकिन विक्रम जी ने सुमित्रा जी से वादा लिया,
वह हमेशा पहले नंबर पर चिराग को रखेंगी। एक बार के लिए अपने बच्चे को खुद से दूर कर देंगे। चिराग को कभी इस घर से या खुद से अलग नहीं करेगी। सुमित्रा जी ने भी विक्रम जी से वादा कर दिया था। उस दिन के बाद विक्रम जी और सुमित्रा जी अद्वैत के जन्म होने के बाद से ही उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह दोनों बस चिराग को ही अपनी बच्चे की तरह पालते थे। अद्वैत को हमेशा उसकी नैनी और उसके दादाजी नाना जी ने ही पाला था। मॉम डैड ने कभी अद्वैत की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सुमित्रा जी थोड़ी देर पहले अद्वैत से बात करके फोन रखकर किसी सोच में गुम हो गई थी। अचानक उनके मुंह से निकला, मेरा बेटा होकर मुझे माँ तक नहीं बोल रहा। ऐसा भी क्या हो गया? सब कुछ मिल रहा है, फिर वह मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? जैसे मैं कुछ लगती नहीं। उसने बस एक लाइन में जवाब देकर बिना हेलो बाय किए फोन काट दिया। अद्वैत बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे पास मॉम डैड दादा नाना सब है, चिराग के पास माँ नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम क्यों चिराग से जलते हो? फिर बच्चों की तरह बोली। हाउ रुड। इस वक्त सुमित्रा जी एक बच्चे की तरह लग रही थी जिससे किसी बड़े ने इग्नोर कर दिया हो। सुमित्रा जी के पास खड़ी एक मेड मन ही मन हंसने लगी और मन में बोली, मैम आपको ऐसा क्यों लगता है? चिराग बाबा के पास माँ नहीं है और अद्वैत बाबा के पास सब है। असल में आप गलत हो। अद्वैत बाबा के पास कोई नहीं है और चिराग बाबा के पास सब कुछ है। आप बहुत ज्यादा भोली और बेवकूफ हो। आपको चिराग और आपके देवर देवरानी बेवकूफ बनाकर सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। आपने अपने भोलेपन में अपने बेटे और परिवार को खो दिया। विक्रम साहब की बात, वो ना तो आपकी परवाह करते हैं ना अद्वैत बाबा। उन्हें बस चिराग बाबा से मतलब है। चिराग बाबा को अपने साथ अन्याय लगता है, वह भी इसलिए क्योंकि उनकी हर चीज बांटने वाला छोटा भाई है। उनके साथ कौन सा अन्याय हुआ? इधर अद्वैत यामी और अनिल को बाय बोलकर निकल जाता है। अग्रवाल फैमिली इंट्रोडक्शन। अग्रवाल फैमिली का हेड महेश अग्रवाल, अग्रवाल कॉरपोरेशन सीईओ और महेश का बड़ा बेटा विक्रम अग्रवाल। विक्रम अग्रवाल की पहली वाइफ काजल अग्रवाल, विक्रम की दूसरी वाइफ और ठाकुर परिवार की इकलौती बेटी मिसेज सुमित्रा ठाकुर अग्रवाल। काजल और विक्रम का बेटा चिराग अग्रवाल, विक्रम और सुमित्रा का बेटा अद्वैत अग्रवाल, महेश का छोटा बेटा रमन अग्रवाल, रमन अग्रवाल की वाइफ रजनी अग्रवाल, रमन और रजनी का बेटा कार्तिक अग्रवाल, रमन और रजनी की बेटी कीर्ति अग्रवाल। सेन और भारद्वाज फैमिली का इंट्रोडक्शन। मुकुल भारद्वाज सेन फैमिली का घर जमाई। किरण भारद्वाज मुकुल भारद्वाज की दूसरी वाइफ। मीता भारद्वाज मुकुल भारद्वाज की पहली वाइफ। अनिल भारद्वाज मुकुल और किरण का बेटा और यामी का सौतेला भाई। यामी सेन मुकुल भारद्वाज और मीता सेन की बेटी। मेन विलन का इंट्रोडक्शन। अंकिता यादव, विवेक कश्यप, कपिल धारन, लीला मुखर्जी, कविता ठाकुर, चिराग अग्रवाल, रमन अग्रवाल इत्यादि। अद्वैत सेन हाउस से निकलकर अग्रवाल हवेली पहुंचा। उसकी मॉम के पास एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, क्रिस्टल हाई हील, उसके चेहरे बहुत सारा मेकअप कर रखा था। वह बैठने पर बात करने में बहुत ही एलिगेंट और ऊंचे खानदान से लग रही थी। वह लड़की सुमित्रा जी से बहुत प्यार से बात कर रही थी, जैसे वह सुमित्रा जी को पता नहीं कब से जानती हो। सुमित्रा जी भी उसके साथ खुश लग रही थी। अद्वैत अपनी माँ को गौर से देख रहा था। उसे यहाँ से उसकी माँ का फोन आने पर ही अंदाजा हो गया था, कुछ तो गड़बड़ है। इस लड़की को यहाँ देखकर नामित लगभग यकीन कह सकता था, चिराग का कुछ तो प्लान है जो उसकी बोली और बेवकूफ माँ के द्वारा पूरा करना चाहता है। अद्वैत अपनी माँ को अग्रवाल परिवार से निकाल कर अपने साथ ले जाना चाहता है। अद्वैत को पूरा यकीन है, उसकी माँ उसके साथ अग्रवाल हवेली को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। जब तक सच्चाई उसकी माँ अपनी आंखों से नहीं देख लेगी, तब तक मिस्टर अग्रवाल और चिराग अग्रवाल के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगी। अगर अद्वैत ने उन दोनों के खिलाफ कुछ भी बोला, वह नमित से और दूर हो जाएंगी। तब कम से कम उसे वह अपना बेटा तो मानती हैं, फिर वह उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगी। फिर अपनी माँ को बचाना अद्वैत के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अद्वैत शांति से जाकर एक सिंगल सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में ईमेल चेक करने लगता है। इधर सुमित्रा जी को नहीं पता था, उनका बेटा आ चुका है। उस लड़की ने अद्वैत को आते हुए देख लिया था। उसने जानबूझकर अद्वैत को इग्नोर करके सुमित्रा जी से बातें करती रही और अद्वैत को ये दिखाने लगी, उसकी माँ को अद्वैत को ये दिखाने लगी, उसकी माँ को उससे अद्वैत को ये दिखाने लगी कि उसकी माँ को उससे ज्यादा अद्वैत को ये दिखाने लगी, उसकी माँ को उससे ज्यादा उसकी परवाह अद्वैत को ये दिखाने लगी। वहां खड़ी सभी सर्वेंट को अपने अद्वैत बाबा के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी खुद की माँ अपने बेटे पर ध्यान देने से ज्यादा उस लड़की पर ध्यान दे रही है।
सुमित्रा जी को अद्वैत के आने का पता कैसे नहीं चला? मेड सोच रही थी माँ को उसके बेटे के दुख दर्द मिलो कोसों दूर से महसूस हो जाते हैं। सुमित्रा जी के साथ ऐसा क्या है जो उन्हें अपने बेटे के आने के बारे में भी नहीं पता चल रहा? क्या सुमित्रा जी अपने बेटे को दिल से निकल चुकी है? अगर कोई इंसान हमारे दिल में होता है, वह हमारे आसपास होता है, हमें महसूस हो जाता है। सुमित्रा जी के साथ ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें अपने बेटे के आने का भी एहसास नहीं हुआ? सबसे ओल्ड मेड से जब ये सब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने जानबूझकर एक ना टूटने वाले शोपीस को नीचे गिरा दिया। उस मेड ने चाहा था अद्वैत बाबा पर सुमित्रा मैडम का ध्यान जाए। वह चला भी गया था। सुमित्रा जी खुशी से बोली, तुम आ गए अद्वैत बेटा। अद्वैत इतनी देर से सोफे पर बैठा मेल चेक कर रहा था। अपने लिए बेटा सुनकर हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगा। दरअसल सुमित्रा जी हमेशा अद्वैत को अद्वैत ही बुलाती थी। कभी और मॉम्स की तरह निकनेम देना दूर, कभी उन्होंने अद्वैत को बेटा भी नहीं कहा था। सुमित्रा जी को इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ। आज अद्वैत अपने दिल में अलग ही खुशी महसूस कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दी। सुमित्रा जी बोली, अद्वैत बेटा तुम आ गए। देखो आज तुमसे मिलने कौन आया है। ये सुनकर भी अद्वैत ने कुछ का नहीं कहा। वह गौर से बस अपनी माँ का चेहरा देख रहा था। सुमित्रा जी ने आगे कहा, बेटा तुम इसे नहीं जानते, मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। ये लीला मुखर्जी खानदान की सबसे छोटी बेटी। यह बहुत ही इंटेलिजेंट और सुंदर है, और यह चिराग की दोस्त भी है। अपनी माँ की बात सुनकर चिराग मन में बोला, हाँ मुखर्जी खानदान की सबसे गिरी हुई नाजायज औलाद इसकी खुद की एक नाजायज औलाद है। यह मेकअप लगाकर इतनी सुंदर दिख रही है। मैं जानता हूँ कि चिराग ने इसे मुझे प्यार के जाल में फंसा कर शादी करके मेरे नानाजी की जायदाद हड़पने के लिए बुलाया है। चिराग अग्रवाल, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे प्लान की खबर नहीं है? मुझे तुम्हारे कदम कदम की खबर है, वरना मैं तुम जैसे कीड़े की खबर नहीं रखता। पर वह क्या है ना मेरी जान, मेरी जिंदगी तुमसे जो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे तुमसे अलग हो रही है। एक दिन उसे तुमसे पूरी तरह अलग कर दूंगा। फिर तुम्हें कीड़े की तरह मसल कर नहीं रख दिया। मेरा नाम भी अद्वैत ठाकुर नहीं। फिर अपनी माँ की बात ध्यान से सुनने लगता है। सुमित्रा जी आगे बोली, बेटा ये बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी पसंद है। मैंने तुम्हारे लिए इसे अपनी बहू के रूप में चुना है। इधर अद्वैत को देखकर लीला की लार टपक रही थी। उसने मन में सोचा, चिराग तो बोल रहा था उसका भाई चंपू है, ये क्यूट और हैंडसम है। वह चिराग मुझे इसके प्यार में पिघलने से रोकने के लिए वह सब बुराइयां कर रहा था। फिर चिराग अपनी नफरत में इसे बदसूरत बता रहा था। लीला ने सोचा, इस हॉटी को एक बार तो अपना बनाकर रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर जब इसकी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, फिर इसे मेरी क्लब में कस्म की एंजॉयमेंट के लिए रखूंगी। यह अमीर औरतों के दिल बहलाने के बहुत काम आएगा। मेरा बिजनेस अच्छा खासा चलेगा, इसकी वजह से मोटी कमाई कर पाऊंगी। इधर लीला अपने सपने संजो रही थी। इधर अद्वैत ने शांति से बोला, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा अभी तुम्हें शादी करने को कौन बोल रहा है? अभी तो मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए बुलाया है। तुम दोनों 2 साल तक एक दूसरे को जानो, फिर 2 साल बाद तुम दोनों की सगाई करवा दूंगी। ये सुनकर अद्वैत शांति से बोला, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, अब मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर नमित उठकर जाने लगा। उसकी माँ बोली, बेटा डिनर करके चले जाना। अद्वैत दोबारा शांति से बोला, मुझे कुछ काम, मैं बाहर डिनर करूंगा, आप आराम से डिनर करके आराम करो। ये सुनकर सुमित्रा जी भी खुश हो गई। उनका बेटा उनकी परवाह करता है, बस उसे इंट्रोवर्ट रहना पसंद है। शायद लीला उसे घुलना मिलना सिखा दे। ये सोचकर सुमित्रा जी उम्मीद से लीला को देखने लगती है। लीला भी नकली स्माइल कर देती है। फिर बोली, आंटी जी मैं अद्वैत को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। लीला बोल ऐसे रही थी जैसे अद्वैत उसके घर में आया हो और अद्वैत को छोड़ने जा रही हो। सुमित्रा जी बोली, हाँ बेटा जाओ और थोड़ा अकेले में बात भी कर लो, और कल मिलने का भी डिसाइड कर लो। ये बोलकर सुमित्रा जी लीला की तरफ चिढ़ाने वाली स्माइल करने लगती है। लीला भी सुमित्रा जी की तरफ देखकर शर्माने का नाटक करने लगती है। उसके बाद दिल्ली तेज कदमों से अद्वैत के पीछे जाने लगती है, क्योंकि अद्वैत कब का ही वहां से निकल गया था। वह अद्वैत के जाने से पहले उससे अकेले में मिलना चाहती थी। लीला ने मन में सोचा, मैंने नहीं सोचा था ये चिराग की भाषा में कहा जाए, चंपू इतनी आसानी से मेरी खूबसूरती के जाल में फंस जाएगा। फिर खुद पर इतराते हुए बोली, लीला की खूबसूरती का जाल ही ऐसा है, बड़े बड़े चालाक अमीर लोग भी नहीं बच पाते हैं। यह एक भोला भाला लड़का है। लेकिन लीला को यह नहीं पता था,
लीला जिसे अपने जाल में फंसाने की सोच रही है, वह उसके लिए कब का ही जाल बिछा चुका है। उसे अद्वैत अपने जाल में फंसाकर धीरे धीरे अंधेरे में धकेल देगा। इधर अद्वैत पार्किंग में आकर जैसे ही कार में बैठने वाला था, इतने में पीछे से लीला सॉफ्ट आवाज में अद्वैत को पुकारा, मिस्टर अद्वैत। ये सुनकर अद्वैत रुक जाता है। अद्वैत शांति से खड़ा होकर लीला के मेकअप से पुते चेहरे को देखकर मन ही मन बोला, अब देखते हैं इस मेकअप की दुकान की एक्टिंग स्किल्स, चलो शुरू हो जाओ। अद्वैत इतना ही सोचा था। लीला ने अपनी एक्टिंग चालू कर दी और अपने बालों को अदा से कान के पीछे करके शर्माते हुए बोली, हमारी अकेले में बात ही नहीं हुई और घर वाले हमारी सगाई और शादी के बारे में सोच रहे हैं। मैं एंगेजमेंट से पहले आपको अच्छी तरह जानना चाहती हूँ। आपको मुझे जाने का मौका देना चाहती हूँ। इसीलिए हम डिसाइड कर ले तो अच्छा है, कब और कहाँ मिलना है अगली बार, जिससे हम एक दूसरे को जान पाए। ये सुनकर अद्वैत बोला, ठीक है, मैं सोचकर बता दूंगा। इतना बोलने के बाद दोबारा अद्वैत अपनी कार में बैठने ही वाला था। लीला ने फिर से पुकारा, मिस्टर अद्वैत, हम एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे? आप अपना नंबर तो देते जाए। अद्वैत ने चिढ़ भरी टोन में कहा, जैसे आपको मेरा घर और मेरी माँ मिल गई, उसी तरह कांटेक्ट नंबर भी हासिल कर लीजिए। आपके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप चिराग भैया की फ्रेंड है और मुखर्जी खानदान की छोटी बेटी भी। इतनी पावर के साथ मेरा कांटेक्ट नंबर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए मिस मुखर्जी, इसलिए मुझे लेट हो रहा है। मुझे जाने दीजिए, मेरे पास आपकी तरह बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। ये सुनकर लीला को गुस्सा तो बहुत आता है। खुद को शांत करके मन में बोली, लीला, तुम्हें चिराग को उसका मकसद हासिल करने में मदद करनी है, फिर तो जिंदगी में ऐश ही ऐश। और यह हॉटी आज जो अकड़ दिखा रहा है, इसकी अकड़ मैंने नहीं निकाली। मेरा नाम भी लीला मुखर्जी नहीं, इसका ये घमंड मैं ऐसा तोड़ूंगा कि अपना गुलाम बना कर रखूंगी। लीला प्यार से बोली, कोई बात नहीं मिस्टर अद्वैत, आप चले जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, अगर आप मुखर्जी हाउस के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, मुझे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं चिराग के साथ आई थी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे मुखर्जी खानदान से गाड़ी बुलानी पड़ेगी, बेचारे ड्राइवर को परेशान करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास टाइम है, मुझे छोड़ दीजिए। लीला अद्वैत के सामने दयालु और मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, ऐसे दिखा रही थी। लीला ने अद्वैत चिढ़ और इग्नोर करना, उसे पता ही नहीं चला वह इतनी मासूम और दयालु है। ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वह खुद जाना चाहती है। उसके साथ लिफ्ट लेकर ऐसी एक्टिंग लीला इसलिए कर रही थी, आजकल के ज्यादातर लड़के इनोसेंट और दयालु लड़कियों को ही पसंद करते हैं। यही ट्रिक लीला अद्वैत के साथ खेलना चाहती थी। लीला को नहीं पता था अद्वैत उसकी एक्टिंग को जानता है। अद्वैत लीला को और उसकी एक्टिंग स्किल्स को इग्नोर करके अपनी अपनी कार से स्पीड से वहां से निकल गया। यामी का फोन देखकर अद्वैत के चेहरे अट्रैक्टिव स्माइल आ जाती है और अद्वैत खुद से बोला, यम बेबी, तुम्हें पता है कब तुम्हारे नम का मूड खराब है, इसीलिए तुमने बचपन की तरह सामने ना आकर फोन करके मूड सही करने का काम किया है। फिर अद्वैत फोन उठाता है। क्या यामी को पता चल जाएगा कि अद्वैत की मॉम ने आज अद्वैत की सगाई लीला मुखर्जी के साथ करने की कोशिश की? अगर यामी को पता भी चल जाएगा तो वह क्या करेगी? जाने के लिए पढ़े अगला एपिसोड। चैप्टर 12, अद्वैत की आंतरिक शक्ति। अब तक आपने पढ़ा, यामी के आंसू जब अद्वैत के जले हुए हाथ पर पड़ते हैं, यामी के आंसू अंतर्शक्ति के कारण मेडिसिन बन जाते हैं। जब यामी अपने आंसुओं के महत्व के बारे में सोच रही थी, अनिल और अद्वैत कॉफी के गर्म ठंडा होने के विचार में खोए थे। तभी अद्वैत की मॉम का कॉल आता। अद्वैत को ओल्ड अग्रवाल हवेली बुला लेती है। जब अद्वैत अग्रवाल हवेली जाता है, वहां लीला मुखर्जी मिलती है। लीला और चिराग ने मिलकर सुमित्रा जी भोली भाली और बेवकूफ है, उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। उनके द्वारा अद्वैत को अपने जाल में फंसाकर नमित के नाना की प्रॉपर्टी पाना चाहते हैं। अद्वैत लीला की एक्टिंग स्किल्स देखता है, उसका पर्दाफाश नहीं करता, क्योंकि जिस तरह चिराग और अद्वैत को फंसाने के लिए जाल बिछाया था, अद्वैत ने लीला और चिराग को बर्बाद करने के लिए जाल बिछाया था। फिर अद्वैत वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे यामी का कॉल आता है। अब आगे, जब अद्वैत ओल्ड अग्रवाल हवेली से निकल जाता है, रास्ते में उसे यामी का कॉल आता है। अद्वैत यामी का कॉल उठाकर बोला, यम कैसे याद किया? यामी बोली, कुछ नहीं, कल क्या तुम स्कूल आ रहे हो? ये सुनकर अद्वैत कड़क आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं है, 3 दिन और स्कूल जाने की, आराम से घर पर रेस्ट करो और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मैं घर पर आकर सोव कर दूंगा। यामी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, आदि तुम जानते हो मॉम डैड वापस आ चुके हैं। जब तक वह वापस बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाते, तब तक के लिए मुझे स्कूल जाना ही होगा, वरना वह मुझे परेशान करेंगे।
शाम को अनिल भैया घर पर रहते हैं। उनके डर से मॉम डैड कुछ नहीं करते, पर उनके जाने के बाद वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। इसलिए मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। आदि, तुम बोल रहे हो तुम घर आकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे? तुम्हें पता है ना, मॉम डैड तुम्हें घर में घुसने भी नहीं देंगे। अगर तुम्हें घर में इनवाइट भी कर लिया, वो तुम्हें मेरी पढ़ाई में हेल्प नहीं करने देंगे। तुम तो जानते हो, वह चाहते ही नहीं मैं अपने करियर में कुछ करो। मॉम डैड बस मुझे अग्रवाल फैमिली की एक हाउसवाइफ बनाकर रखना चाहते हैं। मैंने डिसाइड किया है, मैं अपने करियर को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहती हूँ। ये सुनकर अद्वैत बोला, ठीक है, एक काम करना, तुम कल स्कूल आ जाना। अपना ध्यान रखना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। दूसरों की बातों पर और हरकतों पर ध्यान मत देना। बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। एक काम करता हूँ, कल मैं ही तुम्हें पिक कर लेता हूँ। पूरे दिन अपने साथ रख लूंगा। तुम्हारा पूरा ख्याल भी रखूंगा। ये सुनकर यामी में अद्वैत को चिढ़ाते हुए बोली, ओके डैडी, आपके साथ ही रहूंगी। ये सुनकर अद्वैत एक पल के लिए हैरान हो गया। फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है डैडी बोलने की? कभी वो दिन भी आएगा, तब तुमसे बोला नहीं जाएगा। जब यामी अद्वैत की बड़बड़ाना सुनती है, उसे बस इतना ही सुनाई देता है, एक दिन तुम बोल नहीं पाओगी। ये सुनकर यामी कंफ्यूजन में अद्वैत से बोली, क्या नहीं बोल पाऊंगी मैं? ये सुनकर अद्वैत बात बदलते हुए बोला, ओके, अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें स्कूल के लिए पिक कर लूंगा। ये सुनकर यामी बोली, ठीक है, मैं भैया को बोल दूंगी। गुड नाइट, बाय। ये बोलकर यामी फोन काट देती है। बेड पर लेटकर सो जाती है। पता नहीं मॉम का कॉल देखकर मेरे दिल में इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। जब तुमसे बात करने से सारी बेचैनी खत्म हो गई। स्कूल जाने का तो बहाना था। यामी अपने सो कॉल्ड मॉम डैड से नहीं डरती थी, क्योंकि अब उसके पास इतनी शक्ति थी, वह अपने इन सो कॉल्ड मॉम डैड से निपट सके। मैं बस तुमसे बात करके अपनी बेचैनी दूर करना चाहती थी। ये बोलकर अचानक ही यानी के चेहरे पर शर्मीली स्माइल आ जाती है। दरअसल अद्वैत बड़बड़ाना यामी ने सुन लिया था। आंतरिक शक्ति के कारण यामी की सुनने की शक्ति बढ़ चुकी थी। अगर यामी पहले वाली 17 साल की लड़की होती, शायद उसे डैडी शब्द का मतलब नहीं पता होता। यामी को पता ही नहीं चलता कब उसे नींद लगी और यामी सो गई। इधर अद्वैत अपनी कार को स्पीड से दौड़ाते हुए एक सुनसान एरिया में आलीशान महल जैसे घर के बाहर आकर रोगी। इतने में 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड उसकी कार को घेर कर खड़े हो गए। एक्चुअली यह महल 500 एकड़ एरिया के बीच बना था। ये पूरा 500 एकड़ एरिया अद्वैत था। पूरे 500 एकड़ एरिया में ऐसी सिक्योरिटी थी। इस दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा इस सिक्योरिटी को बेस्ट हैकर के साथ नहीं तोड़ पाया था। अब दुनिया की सबसे खतरनाक हत्यारा रोनाल्डो जॉनसन अद्वैत के आगे घुटने टेक कर उसे अपना बॉस बना लिया था। उसके बाद से रोनाल्डो अद्वैत के लिए ही काम करता था। नमित के एक इशारे पर यह बिना किसी को भी पता चले मरवा सकता था। चाहे तो पूरी अग्रवाल फैमिली और मुकुल और किरण को एक झटके में मरवा सकता था। किरण मुकुल को मारकर यामी को हट नहीं करना चाहता था। अग्रवाल फैमिली को मारकर अपने दादाजी महेश अग्रवाल को हट नहीं करना। रोनाल्डो बोला, बॉस, आप अग्रवाल फैमिली और भारद्वाज कपल को मरवा क्यों नहीं देते? अद्वैत चेहरे पर उदासी लिए हुए बोला, रोनाल्डो, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक हत्यारे हो। तुम्हारा ना घर है ना परिवार, पर मैं किसी से प्यार करता हूँ और किसी ने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए अपनों से भी लड़ाई की है। उन दोनों को हट ना हो, इसीलिए मैंने उन दोनों फैमिली को छोड़ रखा है। अनिल भारद्वाज की क्या गलती है? इसमें किरण उसकी सगी माँ है। उसे मारकर मैं अनिल भैया को तकलीफ नहीं दे सकता। ये सुनकर रोनाल्डो बोला, बहुत अच्छा ही है, मेरा घर परिवार नहीं है, क्योंकि घर परिवार आपके और लेडी बॉस के जैसे होते हैं। मैं अनाथ और अकेला ही ठीक हूँ। इतने दिन बस मुझे अफसोस होता था, मैं अनाथ क्यों हूँ, मेरा परिवार क्यों नहीं है। आज मैं खुश हूँ, भगवान ने मुझे अनाथ पैदा किया, वरना मैं भी ना तो दुखी रह सकता था, मैं सुख से खाना खा सकता था। मेरे सामने मेरे अपने होते हुए भी वह अपने नहीं होते। ये सुनकर अद्वैत रोनाल्डो की कला थपथपाते हुए, रोनाल्डो, यह जरूरी नहीं हर परिवार एक जैसा होता है। बस मेरी और तुम्हारी लेडी बॉस की किस्मत खराब है। तुम्हारी लेडी बॉस से मुझे याद आया, मैंने तुम्हें बताया था, तुम अपनी लेडी बहुत की असली माँ बाप को ढूंढो। ये सुनकर रोनाल्डो झिझकते हुए बोला, बॉस, मैं लेडी बॉस के असली पेरेंट्स को ढूंढ लूंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बता सकते हैं, अगर लेडी बॉस का असली परिवार भी अग्रवाल फैमिली और भारद्वाज कपल की तरह निकला तो क्या करोगे? रोनाल्डो की बात का जवाब देते हुए अद्वैत बोला, तुम एक काम करना, तुम्हारे हैंकर से बोलना उनके परिवार को ढूंढने के बाद पूरे परिवार की हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल कर मुझे दे। वो लोग क्या खाते हैं, कब पानी पीते हैं,
कब सोते हैं, कब कहाँ जाते, पूरी डिटेल चाहिए। ये सुनकर रोनाल्डो बोला ठीक है बॉस। रोनाल्डो वहां से जाने लगा। तभी उसे अद्वैत की आवाज सुनाई दी। रोनाल्डो, तुमने मुझे पूछा था ना, तुम्हारी लेडी बॉस का असली परिवार भी अग्रवाल फैमिली और भारद्वाज कपल की तरह हुआ। मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें कभी भी हम तक नहीं पहुंचने दूंगा। अपने बॉस की बात सुनकर रोनाल्डो नाथ स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। अद्वैत अपने असिस्टेंट के पास जाता और बोला, नवीन, मैंने कहा था ना, जल्दी लीला मुखर्जी मेरे घर तक पहुंचने वाली है। लेकिन लीला मुखर्जी और चिराग मुझसे भी तेज निकले। मेरी भोली और बेवकूफ माँ को अपने शिकार के रूप में चुना। वैसे नवीन, मेरी भविष्यवाणी कैसे लगी? पूरी तरह से मेरी भविष्यवाणी सही हुई ना नवीन जी? हाँ, मैं सिर हिला दिया। मन में बोला, बॉस, कहाँ से आपने भविष्यवाणी की? यह तो आपने उनके पीछे लगा रखे सुपने वाले कुत्तों ने बताया है। तुम सही सोच रहे हो, ये भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जाल है। उन दोनों कीड़ों को फंसाने के लिए इतने दिन मेरे हाथ बंधे थे। अब मैं उस चिराग अग्रवाल को बताऊंगा अद्वैत ठाकुर चीज क्या है। उसका दिन रात का चैन नहीं छीन लिया। मेरा नाम भी डार्क डेविल नहीं। ये बोलकर हो गुस्से में सामने की तरफ की टक देखने लगता है। उसे की आंखें और ज्यादा काली हो जाती हैं। वह इतनी देर से पत्थर को घूर रहा था, उस पत्थर का पाउडर बन जाता है। ये देख नवीन डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उसे पता है वह अब अपने पूरे अवतार में आ गए हैं। उनकी शक्तियां भी सक्रिय हो चुकी है। एक्चुअली अद्वैत का पुनर्जन्म नहीं हुआ था। उसे जन्म के साथ ही ठाकुर खानदान के वारिश के कारण उसे शक्तियां हासिल हुई है। ठाकुर खानदान की सीक्रेट विधि के द्वारा अद्वैत ने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है। अद्वैत को कुछ याद आता है, वह शांत हो जाता है। नवीन, तुम्हारे लेडी बॉस की आंतरिक शक्ति जागृत हो गई है। मुझे यह नहीं पता उनकी आंतरिक शक्ति किस लेवल की और कौन सी कैटेगरी की है, लेकिन मुझे इतना पता है, आंतरिक शक्ति तभी जागृत होती है जब इंसान या मौत से लड़कर आया हो। पुनर्जन्म लेकर, और पुनर्जन्म असंभव नहीं पर मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है वह शायद जंगल में सांप के काटने की वजह से वह मौत से लड़ी है, इसीलिए उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो गई है। अब तुम्हें अपनी लेडी बॉस की सिक्योरिटी का इंतजाम करना होगा। तुम तो जानते हो ना, हम आंतरिक शक्ति की वाले लोगों को कितना खतरा है। अद्वैत अपने डार्क डेविल बेस का सारा काम निपटा कर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। अद्वैत के पास पैसों की कमी नहीं थी। वह अग्रवाल फैमिली से बचने के लिए और अग्रवाल खानदान को उसकी शक्ति से फायदा ना उठाने देने के लिए, वह इस अपार्टमेंट में जो उसकी लो प्रोफाइल मेंटेन करता था। अद्वैत ने डिसाइड किया था, जब यामी उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेगी तब वह पूरी दुनिया को अपना असली व्यक्तित्व और पावर दिखाएगा। अगली सुबह इंटरनेशनल स्कूल। अद्वैत की कार आकर रुकती है। उसमें से यामी उतरकर बाहर आती है। अद्वैत बोला, यम, तुम यहीं रहना, मैं अभी कार पार्क करके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अद्वैत यामी के पास आता है। यामी से अपना और यामी का बैग लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट को पता कल क्या हुआ था, सबको पता था। यामी बेहोश हो गई थी। वैसे भी अद्वैत को कोई फर्क नहीं पड़ता था उसके बारे में कोई क्या सोचता है, इसलिए उसने यामी का बैग भी उठा लिया था। इधर यामी को भी दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने खुशी खुशी अपना बैग अद्वैत को दे दिया था। उस बाद वह दोनों कॉलेज के अंदर है, एक साथ एंटर होते हैं। उनके सामने चिराग, लीला, आदित्य, विक्रम, नितिक खड़े थे। तभी लीला अद्वैत और यामी को एक साथ आते देख और अद्वैत में का बैग ये देख लीला को गुस्सा महसूस आता है। वह अभी इसी वक्त यामी को मार देना चाहती थी, अद्वैत को मारकर बताना चाहती थी वह बस उसका गुलाम बन सकता है और किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उसे अभी अद्वैत के सामने इनोसेंट और दयालु बन के रहना था। इसीलिए उसने चिराग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिराग, हमारे दोनों एक साथ चलकर आ रहे हैं। इधर सबसे अद्वैत ने कॉलेज में एंटर किया था। तब से कॉलेज के लड़के और लड़कियों की नजर नमित पर ही थी, क्योंकि अद्वैत वक्त कूल, क्यूट और हैंडसम लग रहा था। उसको ऐसे देखकर हर कोई हैरान था, ये वही चंपू है या नहीं? कृपया गौर से देखा, तब पता चला, हाँ सच में ये तो वही चंपू है। आज कितना अच्छा लग रहा है, सिंपल सा इतना चेंज होने पर इतना अच्छा लग रहा है। पूरी तरह अगर यह और लड़कों की तरह फैशन करें, पक्का ग्रीक गॉड लगेगा। जब चिराग के कानों में स्टूडेंट की बातें पड़ी, उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की। अद्वैत को गुस्से देखने लगा। उसने सोचा, अद्वैत ने माँ का कहना टाला ना, कोई बात नहीं, बात करनी होगी। ये सोचकर वह नकली स्माइल के साथ यामी की तरफ चलने लगता है।
चिराग जी धीरे चलते हुए अद्वैत और यामी के पास पहुंच जाता है और नकली स्माइल करते हुए यामी से बोला, हेलो यामिटोया। मैं नेहरू के शहर में उसे हेलो बोला और वहां से अमित के साथ जाने ही वाली थी कि फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने बदला लेने का सोच उसके मन में एक आइडिया आया और उसने अमित को रोकते हुए बोला, अद्वैत हमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी फोन से भी इसी स्कूल में पढ़ती है और मेरी क्लास में वह भले ही मेरे से थोड़ी पढ़ी है पर उसने 2 साल स्कूल स्कीम कर दी थी किसी काम से, इसलिए वह मेरी क्लास में और तुम्हारे लिए इसी को मैं ट्रांसफर करवाया है। तुम अपनी फियांसे से नहीं मिलोगे क्या अद्वैत? उसे थोड़ी जान पहचान करो। ये सुनकर यामी के चलते हुए कदम रुक जाते हैं। उसके दिल में दर्द महसूस होता है। फिर वह मोड़कर ध्यान से अद्वैत और चिराग को देखने लगती है। जब चिराग यामी के रिक्शन को देखता है, वह भी यामी को और भड़काने के लिए बोला, ये लीला मुखर्जी खानदान की छोटी बेटी और कल ही मोम ने अद्वैत की एंगेजमेंट की लीला के साथ एंगेजमेंट फिक्स की है। 1 साल बाद इनकी एंगेजमेंट होगी, तब तक के लिए ही एक दूसरे को जान सकते हैं, फिर 2 साल बाद इन दोनों की शादी होगी। ये सुनकर खामोशी से अद्वैत चिराग और लीला को देख रहा था। इतने में ही किसी ने उसके हाथ से बैग झटके से छीन लिया। ये यामी ही थी। अद्वैत से अपना बैग छीनकर वहां से गुस्से में चली गई। लीला और चिराग के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अद्वैत ठंडे और शांत भाव से लीला और चिराग को देख रहा था। लीला अद्वैत की नजरें अपने ऊपर महसूस करते हैं। शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। अद्वैत उन सबको एक एक नजर देखकर बस एक लाइन में बोला, जब किसी की मौत आती है वह अपनी मौत की तरफ भागता है। ये बोलकर अद्वैत जिस दिशा में यामी गई थी उधर चला गया। अद्वैत की बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए और जाते हुए अद्वैत की पीठ को घूरने लगे। चिराग अद्वैत को इतना शांत देखते हुए अपने पैर पटके और लीला से कहा, तुम तो बोल रही थी तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस गया है। ये तो इतना शांत लग रहा था, हम लोगों को देख रहा था, उसी तरह तुम्हें भी देख रहा था। पहले इसलिए तुम पर ध्यान ही नहीं दिया था जब तक मैंने उसे बताया नहीं तुम भी यहाँ हो। ये सुनकर लीला घबरा गई और बोली, मुझे लगता है वह बस यामी के सामने नाटक कर रहा है। इधर अद्वैत यामी को ढूंढते हुए राहुल, नीति और प्रीति रीना आर्यन के पास आ जाता है। उनसे यामी के बारे में पूछता है। आर्यन, प्रीति, रीना मुंह बनाकर बोले, हम क्या जाने के पीछे पीछे घूम रहे हैं, वह अभी तक स्कूल नहीं आए है। ये सुनकर राहुल और नीति ने उन सबको इग्नोर करके अद्वैत से पूछा, क्या हुआ है, तुम यामी को क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर अद्वैत बोला, चिराग ने कुछ बकवास कर दी इसलिए वह नाराज होकर पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर फिर से उन तीनों का मुंह बन गया और राहुल नीति बोले, कोई बात नहीं, वो जब भी गुस्सा होती है तुम्हें पता ही है वह अकेले में बैठना पसंद करती है, तुम्हें पता ही है क्या कहाँ गई होगी। उसके बाद अद्वैत राहुल और नीति को बाय बोलकर यामी कैसी अलोन जगह की ओर चला जाता है। अमित वहां जाकर देखता है तो यामी एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है और जमीन को देखते हुए कुछ सोच रही है। ये देखकर अद्वैत जाकर यामी के बगल में बैठ जाता है और धीरे से यामी पुकारा, यम। यामी धीरे से बोली, हम। अद्वैत फिर से बोला, मुझसे नाराज हो क्या? ये सुनकर यामी बोली, नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं यही सोचकर अपने आप से नाराज हूँ। तुम्हारी मोम हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा भेदभाव करती है और तुम ऐसे दिखाते हो जैसे तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं जानती हूँ तुम्हें अंदर ही अंदर कितना बुरा लगता है। कल तुम्हारी मोम ने जबरदस्ती लीला के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट करने की बात की होगी। तुम कितना दर्द में रहे होगे, मुझे ये देखकर खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारा दर्द नहीं बांट नहीं सकती है। यामी की बात सुनकर अद्वैत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके नानाजी और दादाजी के अलावा उसका दर्द किसी ने भी नहीं समझा था। वह भी बस उसके दर्द को समझ सकते थे। उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं कहा, काश हम तुम्हारा दर्द बांट पाते। अचानक अद्वैत ने यामी को खींचकर अपने गले से लगा लेता है। यामी को अपने कंधे पर एक गर्म पानी की बूंद महसूस होती है। उसे इमोशनली वीक महसूस कर अद्वैत की पीठ सहलाने लगती है। यामी बोली, तुम जब चाहो मेरे साथ अपने सारे दर्द बांट सकते हो, तुम्हें जो चाहे, जैसे तुम्हें कभी माँ की लोरी सुनने को नहीं मिली या माँ की गोद में सोने का सुख नहीं मिला, कोई बात नहीं, तुम मेरी गोद में सो सकते हो। ये बोलकर यामी ने अद्वैत सर अपनी गोद में रखकर उसका सर सहलाने लगी। अद्वैत यामी के गोद में सर रखते ही एक अलग ही सुकून और प्रोटेक्शन की दुनिया में पहुंच गया है। असल में अद्वैत कभी भी ऐसी सुकून और प्रोटेक्शन वाली फीलिंग महसूस नहीं की थी। माँ की गोद तो यहाँ भी को भी नहीं मिली, पर उसके अनिल भैया एक माँ की तरह ही उसे रखते थे। अनिल की गोद में उसे माँ के जैसी सुकून और प्रोटेक्शन फील होती थी। क्या अद्वैत यामी के साथ अपने सारे दर्द बांटेगा और क्या अद्वैत अपने दिल की बात यामी को बताएगा?
जाने के लिए सुनते रहे अगला एपिसोड। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 13, चिराग की साजिश। अब तक आपने पढ़ा। यामी और अद्वैत स्कूल के गेट से अंदर आते हैं। लीला मुखर्जी उन दोनों को साथ आता देखकर जलन से भर जाती है। फिर चिराग को यामी और अद्वैत के खिलाफ भड़काती है। चिराग अद्वैत और यामी के पास जाकर यामी को हेलो बोलता है। अद्वैत को इग्नोर कर देता है। यामी भी उसे रूखे ढंग से जवाब देती है। चिराग गुस्सा होकर लीला और अद्वैत की एंगेजमेंट सुमित्रा जी के द्वारा ठीक किए जाने की बात बताते हैं। यामी वहां से गुस्सा होकर स्कूल के पीछे वाले गार्डन में चली जाती है। अद्वैत चिराग और लीला को धमकी देकर यामी को ढूंढते हुए यामी के पास जाता है। यामी अद्वैत को पेड़ के नीचे बैठे मिलती है। अद्वैत ने पूछा, यम तुम मुझसे नाराज हो? अब आगे। यामी अद्वैत की तरफ देखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अद्वैत मैं खुद पर गुस्सा हुआ, तुमसे गुस्सा नहीं हुआ। मैं इन आंखों में मौजूद दर्द को बांट नहीं सकती। आदि ऊपर से ऐसे दिखाते हो जैसे तुम्हें किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई ध्यान से तुम्हारी आंखों में देखे तो उसे पता चले तुम्हें तुम्हें दूसरों की बातें सुनकर कितना दर्द होता है। तुमने कभी भी सुकून नहीं पाया, कभी कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। मैं तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकती, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा सुकून देना चाहती हूँ जो तुम्हें सुमित्रा आंटी ने भी नहीं दिया। तुम्हें ऐसा फील करवाना चाहती हूँ तुम्हारे लिए भी इस दुनिया में कोई है। ये बोलकर यामी आरती पालती मारकर बैठ जाती है। फिर अद्वैत को अपना सर उसकी गोद में रखने को बोलती है। अद्वैत जैसा यामी कह रही थी वैसा ही करता है। यामी की गोद में अपना सर रख देता है। आज 17 साल बाद अद्वैत को ऐसा महसूस किया वह स्वर्ग में आ गया हो। उसे दुनिया जहां का सुकून महसूस हुआ। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। यामी अद्वैत के बालों में हाथ फिराने लगी, जिससे अद्वैत को इतना सुकून मिला अद्वैत को पता ही नहीं चला। उसे कब वही मिट्टी में नींद आ गई। अद्वैत को सुकून से सोते देख यामी की आंखों में आंसू झलक है। यामी ने सोचा, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो उस मतलबी चिराग के प्यार में पड़ गई। एक सच्चे इंसान का दिल मैंने दुखी कर दिया, जिस इंसान को कभी अपनी माँ से एक सुकून और प्यार का कतरा नसीब नहीं हुआ। उस इंसान के प्यार ने ठुकरा दिया। फिर साजिशों के चलते उसकी शादी एक धोखेबाज वाइफ से हो गई, जिसने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। ये सब सोचते हुए यामी ने कसम खाई, यामी कभी भी अपने अनिल भैया और अद्वैत का साथ नहीं छोड़ेगी। जिसने उसके अद्वैत और भैया को तकलीफ पहुंचाई, उनका वह सूद समेत वापस दूंगी। जितनी तकलीफ वह लोग उसके नमित और भाई को तकलीफ देंगे, उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ वो उन्हें देगी। ये सोचकर उसकी आंखें सिल्वर कलर की हो गई। अचानक यामी को महसूस हुआ जैसे उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगा है। यामी को ऐसा लगा उसके देखने की शक्ति और बढ़ गई है। जब यामी ने गौर से चारों तरफ देखा, उसने देखा कुछ दूरी पर चिराग खड़ा गुस्से में लाल आंखों से उन दोनों को ही घूर रहा है। ये देखकर यामी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अद्वैत को सोते देख यामी ने चिराग को गुस्सा और दिलाने के लिए अद्वैत की फोरहेड पर किस कर लिया, जिस वजह से अद्वैत भी नींद से जाग गया। लेकिन अद्वैत ने अपनी आंखें नहीं खुली, वह देखना चाहता था यामी अब आगे क्या करेगी। अद्वैत की 17 साल की लाइफ में पहली बार किसी ने ऐसे एक से और प्यार से फोरहेड पर किस किया था। अद्वैत इस वक्त दुनिया का सबसे लकी इंसान खुद को समझ रहा था। जो उसे प्यार से किस कर रही थी वह उसका प्यार, जिंदगी, सांसें, धड़कने सब कुछ थी। अद्वैत यामी के अगले एक्शन का इंतजार कर रहा था। तभी यामी अद्वैत के सर पर से लाते हुए बोली, आदि मुझे पता है तुम जाग गए हो, इसलिए अब चलो क्लास में चलते हैं। एक लेक्चर तुम मिस हो गया, अगला लेक्चर मिस नहीं करना। ये सुनकर अद्वैत देविल स्माइल करते हुए यामी को देखने लगता है। फिर यामी की गोद से सर उठाकर यामी को ही देख रहा था। ये देखकर यामी को समझ में आता है उसने अभी हरकत अद्वैत को पता है। अद्वैत की स्माइल देखकर यामी समझ गई अब वह उसे छोड़ आएगा। लेकिन अद्वैत के चिढ़ाने पहले ही ये देखकर यामी बेशर्मी से डेविन स्माइल के साथ बोली, क्यों, क्या हुआ, लिप्स पर भी किस चाहिए क्या? यामी की बात सुनकर बेचारा अद्वैत खुद शर्मा गया। अद्वैत के कान लाल हो गए। वह बोला, जल्दी करो, लेक्चर के लिए लेट हो जाएंगे। उसके बाद अद्वैत और यामी वहां से चले जाते हैं। इतनी देर से चिराग वहां खड़ा यामी और अद्वैत की सारी हरकतें देख रहा था। चिराग तब आया था वहां जब यामी अद्वैत को अपनी गोद में सर रखने को बोल रही थी। चिराग को अद्वैत यामी की गोद में सर रखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह गुस्से में इतनी देर तक जलते हुए उन दोनों की हरकतों को ही देखता रहा। उसे वहां जाकर अद्वैत को यामी से दूर धकेलने का मन कर रहा था, लेकिन उसे कल वाले इंसिडेंट की याद आ गई।
इसलिए गुस्से में उबलते हुए वहीं खड़ा रहा। उनके जाने के बाद चिराग खुद से बोला, आज तुमने बेवकूफ और घमंडी यामी की गोद में सर रखकर सुकून के पल महसूस किए, उससे ज्यादा तुम्हें दर्द नहीं दिया। मेरा नाम भी चिराग अग्रवाल नहीं, ये सोचकर वहां से चला जाता है। फिर स्कूल से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर अपने डैड को कॉल करके रोने की एक्टिंग करके बोला, डैड कल मोम ने अद्वैत की एंगेजमेंट लीला मुखर्जी के साथ फिक्स की थी। आपने ही कहा था यामी मेरी फियांसे है। फिर यह सब क्या चल रहा है? ये सुनकर मिस्टर विक्रम कंफ्यूजन में बोले, क्या हुआ है? तुम बताओ सही, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? ये सुनकर चिराग बड़ा चढ़ाकर बताता है, अद्वैत लीला के साथ एंगेजमेंट के लिए तैयार होने के बाद मेरी फोन से यामी के साथ घूम रहा है। यामी को मेरे खिलाफ भी भड़का रहा है, जिसके कारण यामी ने हॉस्पिटल में और अपने घर पर मेरी 2 बार इंसल्ट की। यह बोलकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। तुम चिंता मत करो, उसे मैं देखता हूँ। तुमसे यामी कोई नहीं छीनेगा। वह लड़कियां मी और हमारा बिजनेस हमेशा से ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। उस लड़के के ज्यादा ही पंख निकल आए हैं। उसके पंख नहीं काटे तो मेरा भी नाम विक्रम अग्रवाल नहीं। ये बोलकर 2-4 बातें चिराग और समझा करो फोन काट देते हैं। फिर गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए बोले, बेवकूफ लड़के, तुझे तो मैं बताता हूँ। इधर चिराग के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। खुद से बोला, अद्वैत उर्फ चंपू, तुमने आज कुछ बेवकूफ और घमंडी लड़की के साथ जितना सुकून हासिल किया था, उससे ज्यादा दर्द तुझे मेरी एक्टिंग स्किल्स से मिलेगा। फिर गुस्सा और नफरत के साथ बोला, तुम्हें क्या लगा तुम छोटी छोटी चाल खेलकर तुम बेवकूफ को और घमंडी यामी को मुझसे बचा सकती हो? कभी नहीं, तुम देखना, बहुत जल्दी मैं एक बड़ी चाल खेल लूंगा। ये यामी मेरी मुट्ठी में होगी। फिर तुमको हिमाकत की ऐसी सजा दूंगा, तुम कभी मेरे खिलाफ जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। वैसे आज की हिमाकत की सजा तुम्हें डैड से मिलेगी। काश मैं भी उस वक्त दयनीय स्थिति में देख पाता। ये सब सोचकर अपनी कार लेकर उनसे निकल जाता है। इधर विक्रम जी अपने ऑफिस में गुस्से में अद्वैत को फोन करते हैं। वह क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहा था, इसीलिए विक्रम जी का फोन नहीं उठाता। अद्वैत के फोन रिसीव ना करने के कारण विक्रम जी को इतना गुस्सा आता है। वह गुस्से में बोले, बेवकूफ लड़के, तुम्हें आज अच्छा सबक नहीं सिखाया। मैं भी तुम्हारा बाप नहीं। ये बोलकर अपने प्राइवेट विला की तरफ निकल जाते हैं। विक्रम जी की वाइफ काजल के मरने के बाद विक्रम जी ने बस चिराग को ही अपना सब कुछ माना। विक्रम जी सुमित्रा जी को कभी अपनी वाइफ नहीं माना। वह बस उनकी सुंदरता का आनंद लेते। उन्हें सुमित्रा जी खूबसूरत महिला लगती थी, जो किसी काम की नहीं थी। विक्रम जी सुमित्रा जी को घर में एक सुंदर इससे और महंगी शोपीस समझते थे, इसीलिए दोनों बाप बेटे उसका फायदा उठाते। सुमित्रा जी से चिराग और विक्रम जी का मतलब पूरा हो जाता। घर में रखे महंगे शोपीस की तरह सुमित्रा जी को भी इग्नोर कर देते। वह कभी भी सुमित्रा के सच्चे प्यार पर ध्यान नहीं देते। सुमित्रा जी को समझने की बजाय वो लोग सुमित्रा जी को एक इंसान भी नहीं समझते थे। विक्रम जी महीने में 2 या 3 बार ही ओल्ड अग्रवाल हवेली जाते थे। वह इस प्राइवेट विला में ही रहते थे। यहाँ पर यंग लड़कियों के साथ एंजॉय करते थे। पूरे शहर में पता था विक्रम जी अपनी पहली वाइफ की मौत के बाद कितनी औरतों के साथ सो चुके हैं, लेकिन कोई भी इतने बड़े खानदान के व्यक्ति को कुछ नहीं कह सकता था। वही सुमित्रा जी अपने पति पर अटूट विश्वास करती थी, इसलिए उन्होंने कभी भी विक्रम जी पर शक नहीं किया। लेक्चर अटेंड करने के बाद यामी और अद्वैत स्कूल के बाहर आते हैं। अचानक अद्वैत अपना फोन चेक करता है। उसमें अपने डैड यानी मिस्टर विक्रम अग्रवाल का फोन देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि विक्रम अग्रवाल के हाथों में उसकी मां है। इसलिए अद्वैत ने जल्द से विक्रम अग्रवाल को दोबारा फोन मिलाता है। विक्रम अग्रवाल फोन उठाकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, अभी के अभी शांति सोसाइटी वाले मेरे प्राइवेट विला पर आओ। ये सुनकर अमित ने राहत की सांस ली। अद्वैत को समझ आ गया, मिस्टर अग्रवाल ने उसे अपने प्राइवेट विला में क्यों बुलाया है। जब भी चिराग उनसे अद्वैत की शिकायत करता था, तब वह उसे उसी प्राइवेट विला पर बुलाकर हंटर से मारते थे। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी स्माइल आ जाती है, क्योंकि आज भी उसके साथ उसे हंटर से पीटा जाने वाला है। उसे हंटर की चोट के दर्द की परवाह नहीं थी, उससे भी कहीं कड़ी ट्रेनिंग उसने की है, इसीलिए इसे हंटर के दर्द से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अपने डैड से बिना गलती के मार खाने से उससे तकलीफ होती थी। अद्वैत को आज तक समझ में नहीं आया था, उसके डैड अपने दोनों बेटों में से चिराग को इतना प्यार क्यों करते हैं और उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। खैर छोड़ो, फिर अद्वैत यामी की तरफ मुड़कर बोला, यम तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, मुझे कहीं जाना है, मैं टैक्सी ले लूंगा। यामी के देखने की और सुनने की शक्ति बहुत तेज हो चुकी थी, क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो गई थी।
वह अद्वैत के पास ही खड़ी थी। विक्रम अग्रवाल चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। जिस वजह से यामी ने भी विक्रम अग्रवाल की बातें सुनी थी उसे शक हो रहा था। जरूर विक्रम अग्रवाल अद्वैत के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। ये सोचकर यामी के दिल में दर्द हुआ और बोली, नहीं अद्वैत, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अद्वैत यामी से बोला, देखो यह मुझे कहीं जरूरी काम से जाना रहे हैं, वहां मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। जब यामी अद्वैत की आंखों में मजबूरी दर्द देखा, उसने अद्वैत को फोर्स नहीं किया, उसे जाने दिया। अद्वैत टैक्सी रोककर उसमें बैठ गया। शांति प्राइवेट विला की तरफ चलने को कहा। अद्वैत की टैक्सी शांति सोसाइटी के गेट पर जाकर रुकी और अद्वैत ने किराया दिया। विक्रम के प्राइवेट विला की तरफ चल पड़ा। अद्वैत विक्रम के प्राइवेट विला के अंदर पहुंचा। सारे सवेरे उसे सहानुभूति से देख रहे थे। विक्रम लिविंग रूम में सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था, लेकिन वह राजा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो एक सोया हुआ राक्षस लग रहा था। विक्रम ने जब अपने मित्र को अपने सामने खड़ा देखा, गुस्से में बोले, चुपचाप मेरे सामने घुटने टेको। ये सुनकर भी अद्वैत ने कुछ नहीं किया, वैसे ही खड़ा मिस्टर विक्रम को घूमता रहा। ये देखकर विक्रम को और ज्यादा गुस्सा आ गया और बोले, पहले की सजा भूल गया क्या? तू अकड़ दिखा रहा है। मैंने बोला मेरे सामने घुटने पर आओ। फिर भी जब अद्वैत अपनी जगह से नहीं हिला, मिस्टर विक्रम ने चिल्लाकर सर्वेंट से कहा, मेरा हंटर लेकर आओ। ऐसे घुटनों पर नहीं बैठेगा। जब तक मैं इसे खुद घुटनों पर ना ले आओ ही भूलकर गुस्से से अद्वैत को घूरने लगे। लेकिन अद्वैत को उनकी आंखों से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा था। ये देखकर विक्रम जी ने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हारे पंख ज्यादा ही बड़े निकल आए हैं। अब तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारी माँ अभी भी मेरी मुट्ठी में है। मैं चाहूँ उसे अभी सुसाइड करने को बोल दूं, वह सुसाइड करने को तैयार हो जाए, फिर तुम किसके दम पर मुझे अकड़ दिखाओगे? ये सुनकर अद्वैत दिल कांप गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर क्यों नहीं होने दिया। क्या अद्वैत विक्रम जी के सामने घुटने टेकेगा और क्या अमित को आज भी हंटर से मार पड़ेगी? जाने के लिए पढ़ते रहे अगला एपिसोड। आपका चैलेंज है 200 लाइक 50 कमेंट, प्लीज हो सके तो अपना टारगेट पूरा करें। चैप्टर 14, अद्वैत की हंटर से पिटाई। विक्रम अपने सामने पहाड़ की तरह मजबूती से खड़े लड़के को देख रहे थे। उन्हें उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह इस वक्त उसके पैर तोड़कर उसे घुटनों पर लाना चाहते थे। इस लड़के की नाकारा होते हुए भी इतनी हिम्मत, वह सर ऊंचा करके उनके सामने खड़ा है। विक्रम जी की अपने सामने खड़े अपने बेटे को इस वक्त मौत के दरवाजे के उस पार भेजने की एक तीव्र इच्छा जागृत हो रही थी। ऐसा नहीं है अपने सामने खड़े लड़के से विक्रम जी नफरत करते थे, बात इतनी सी है अपने सामने इस लड़के का सर ऊंचा करके खड़ा होना। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना विक्रम जी को पसंद नहीं आता था। एक ये नकारा लड़का गलती पर गलती करता और कभी झुकने और माफी मांगने की जगह ऐसे ही खामोशी से सर ऊंचा करके खड़ा हो जाता था। विक्रम ने सोचा, मैं अपने सामने खड़े लड़के से नफरत नहीं करता था, यह मेरा भी खून है। ऐसा नहीं है मुझे इससे कोई प्यार नहीं है, बात इतनी सी है, ये बस चिराग को नीचे गिराकर ऊपर उठना चाहता है। ये किसी और को नीचे गिराकर ऊपर उठना चाह रहा था। मैं इसका साथ देता, लेकिन यह अपने भाई को ही नीचे गिराकर ऊपर उठना चाहता है। मुझे इस चीज से नफरत है। चिराग का हक हमेशा चिराग का रहेगा, चाहे सामने मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो। मैं कभी इसे भी चिराग का हक नहीं छीने दूंगा। अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी का वारिस चिराग ही होगा। इसके नानू ठाकुर खानदान का वारिस इसे बनाना चाहते हैं, फिर भी इसका लालच खत्म नहीं हो रहा। अब यह अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी के पीछे भी पड़ा है। अब इसकी बेवकूफ माँ ने इसका रिश्ता मुखर्जी खानदान की बेटी के साथ भी कर दिया, फिर भी इसे अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी चाहिए। शायद एक दिन मुखर्जी परिवार की प्रॉपर्टी भी हासिल करना चाहे। इस नाकारा लड़के के लालच का कोई अंत नहीं है। माँ इतनी बेवकूफ है, वही ये इतना लालची किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। ना लुक्स में अच्छा, ना पढ़ाई में अच्छा, ना स्पोर्ट्स में, ना बिजनेस में है। फिर यह प्रॉपर्टी हासिल कर भी लेगा तो कभी उस प्रॉपर्टी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसके जैसे नाकारा लोग बस दूसरों को इस्तेमाल करके उनकी प्रॉपर्टी हिना ही जानते हैं, और कुछ तो आता नहीं। वह लड़की यामी भी कितनी बेवकूफ है। पिताजी को भी पता नहीं ये फालतू सी शर्ट को अपनी वसीयत में लिखने की क्या जरूरत थी। मैंने अभी भी पिताजी को बहुत बार इस वसीयत को चेंज करने के लिए कहा, लेकिन वह हमेशा अपने वादे की दुहाई देते हैं। एक पिताजी है, एक वह सुमित्रा है, एक ही यामी बहुत बड़े बेवकूफ है। सब लोगों का दिमाग पता नहीं किस चीज से बना है, ये सामने वाले का इंटेंशन भी नहीं देख पाते हैं। क्या पता वह लड़की यामी भी इसी की तरह लालची होगी और इन सब में इस नाकारा लड़के का साथ दे रही है।
यामी के बारे में सोचकर और अद्वैत का उसका साथ देता। हाँ, यह सोचकर ही विक्रम जी गुस्से से लाल हो गए। अद्वैत शांति से खड़ा उनके आते जाते भाव को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। वह क्या सोच रहे हैं? अद्वैत को डर था, कहीं उसके डैड उससे बदला लेने के चक्कर में कहीं उसकी मां को परेशान करने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं ना। तभी सर्वेंट हंटर लेकर आती है। उस हंटर को देखते हुए विक्रम जी बोले, नाकारा लड़के, अब बताओ वो लंकी यामी भी तुम्हारे साथ अग्रवाल प्रॉपर्टी हासिल करने में तुम्हारा साथ दे रही है क्या? और तुम लोगों की मुखर्जी फैमिली की प्रॉपर्टी पर भी नजर है क्या, जो तूने उस लड़की के साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ बोल दी? यामी का नाम सुनकर अद्वैत के हाथ कांपने लगे। आखिर कितना ही समझदार क्यों ना हो, अगर वह सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे डर लगेगा ही। आखिर वह था एक 17 साल का बच्चा ही ना, जो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुआ। वैसे ही वह अपने आप में बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब बात अपनों पर आती है, समझदार से समझदार और तजुर्बेदार इंसान भी कांप जाते हैं। फिर अद्वैत तो अभी एडल्ट भी नहीं हुआ था, उसको डरना लाजमी था। वैसे अद्वैत को पता था, उसके डैड उससे नफरत नहीं करते, बस चिराग उनको उनके खिलाफ भड़का देता है। बस कारण उसे सजा देते हैं, उसे कभी जान से नहीं मारेंगे, लेकिन वही उसकी माँ और यामी को उसके डैड जान से नहीं मरवा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अद्वैत को ऐसे सर ऊंचा करके खड़ा देख और उसकी बात का कोई जवाब ना देते देख विक्रम ने मान लिया था, उसने सही सोचा है। ये दोनों ने मिलकर अपने लालच में प्रॉपर्टी धोखे से हासिल करने का धंधा खोल लिया है। उसे सच्चाई पता चल गई है। अद्वैत के पास कुछ जवाब नहीं है। यह एक 17 साल का बच्चा ही इसलिए उसके चालाक दिमाग के आगे हार गया, इसीलिए यह नाकारा लड़का उसे घमंड से देखकर उसे चैलेंज कर रहा है। ये सोचकर विक्रम का गुस्सा ज्वालामुखी से भी खतरनाक तरीके से उबाल मारने लगा। उसने हंटर को उठाया, एक जोर की मार अद्वैत के पैरों पर मारी। डर के कारण अद्वैत के हाथ और पैर कांपन थे। उसकी माँ और यामी के साथ क्या कर सकते हैं? विक्रम अग्रवाल ये सोच में था। ऊपर से अचानक हंटर की जोरदार मार पड़ने के कारण अद्वैत लड़खड़ा गया, लेकिन खुद को गिरने से बचाकर उसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वापस से खड़ा हो गया। अगर वह बिना गलती के घुटनों पर बैठता, विक्रम और चिराग को संतुष्टि मिलती, लेकिन वह खुद की नजरों में गिर जाता। इधर विक्रम भी अपने गुस्से के कारण अंधा हो चुका था। विक्रम ने अद्वैत पर हंटर की बारिश कर दी। अद्वैत शांति से दृढ़ता से उसी जगह एकदम सीधा खड़ा रहा। अद्वैत को देखकर ऐसा लग रहा था अद्वैत को कोई हंटर की से नहीं बल्कि फूलों से मार रहा था। इस वक्त अद्वैत को देखकर एक बच्चा भी बता सकता था उसने अब तक कितने दर्द झेले हैं। एक 17 साल के लड़के के लिए एक 50 साल के आदमी की पूरी ताकत से मारा गया। हंटर का दर्द भी फूलों की मार जैसा लग रहा था। उसे इस तरह देखकर अचानक विक्रम जी पूरा कांपन गया। उसने अद्वैत को मारना छोड़कर उसे गुस्से से घूरने लगा। विक्रम सोच रहा था, ये 17 साल का लड़का इतनी सी उम्र में मेरी पूरी ताकत की मार कैसे झेल रहा है? अब तक इसकी जगह चिराग होता, बेहोश हो जाता। ऐसा क्या है इसमें जो इतने दर्द में भी शांति से खड़ा है? इसके चेहरे से आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही है। इसकी आंखें ये कह रही है, जैसे डेड आपको और मरना है तो मार लो। लेकिन यह अद्वैत बिना गलती के नहीं झुकेगा, चाहे आप मुझे जान से ही क्यों ना मार दे। ये देखकर विक्रम जी ने उसे गुस्से से घुरा और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर फिर कभी चिराग और यामी के बीच आए, मैं तुम्हें इस कंट्री से बाहर फॉरेन पढ़ने भेज दूंगा, फिर कभी इंडिया नहीं आने दूंगा। वहां पर भीख मांगोगे, कोई मदद नहीं करेगा। यामी की शादी भी चिराग से करवा दूंगा। सारी प्रॉपर्टी चिराग के नाम और जाने के बाद उसका यामी की ऐसी हालत करेंगे, ना जी पाएगी ना मर पाएगी। इससे अच्छा है तुम खुश रहो, उन दोनों के बीच मत आओ, वरना खुद की जिंदगी बर्बाद करोगे। इसके साथ साथ तुम्हारी उस पार्टनर यामी की भी मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, अगर तुम्हारे वजह से मेरे चिराग को जरा सी भी तकलीफ हुई। अद्वैत वहां खड़ा बिना किसी भाव के विक्रम को देख रहा था। इधर विक्रम भी अद्वैत को इतना शांत देखकर उसकी आंखों में देखते हैं। उसे ऐसा लगता है जब से अद्वैत की आंखें बोल रही हो, मिस्टर अग्रवाल आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। मेरी माँ और यामी की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तेरे बेटे चिराग पर छोड़ूंगा ना तुझे। इस वक्त अद्वैत की आंखें बहुत ज्यादा ठंडी और कोल्ड। अचानक विक्रम जी की पीठ पर ठंडे पसीने की धारा बहने लगी। इधर अद्वैत और विक्रम दोनों को ही नहीं पता उन दोनों के बीच हो रही घटना को शुरुआत से ही लिविंग रूम की खिड़की के बाहर खड़ी दो परछायां देख रही है। उन दोनों में से एक की आंखें नम थी, दूसरे की आंखों से लगातार नदी की तरह आंसू बह रहे थे। उस लड़की का हाथ को 41 साल के आदमी ने पकड़ रखा था। उसके हाथ पर इतनी मजबूत पकड़ थी
अगर थोड़ी सी भी ढीली होती, वह लड़की उठकर अद्वैत को बचाने पहुंच जाती। वह दोनों यामी और अद्वैत ड्राइवर सुरेश अंकल थे। सुरेश अंकल स्कूल से यामी को पिक करके उसके घर ड्रॉप करने जा ही रहे थे। अचानक यामी ने उन्हें कार को विक्रम अग्रवाल के प्राइवेट विला की ओर कार ले जाने को बोला। यामी की बात सुनकर सुरेश हैरान हो गए। सुरेश ने हैरानी में पूछा, बेटा आप सर के विला पर क्यों जाना चाहती हैं? ये सुनकर यामी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुरेश अंकल ने भी और कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने गाड़ी सीधा शांति सोसाइटी के बाहर आकर रोकी। गार्ड ने सुरेश अंकल को देखकर गेट खोल दिया। थोड़ी देर पहले लंबित यहाँ आया था। वह गार्ड भी अद्वैत को अच्छी तरह जानता था। उस गार्ड को भी पता था अद्वैत को यहाँ क्यों बुलाया गया है। उस गार्ड को भी अद्वैत पर दया आती थी। गार्ड ने सोचा शायद आज विक्रम सर ने अद्वैत बाबा को ज्यादा ही घायल कर दिया है, मार मार कर, इसीलिए अद्वैत बाबा ने अपने लिए गाड़ी बुलाई है। इधर अद्वैत विक्रम को घूरने के बाद वहां से विला के बाहर आ गया। इधर विक्रम डर के मारे कांप रहा था। अचानक सर झटक कर गुस्से से खुद से बोला, नाकारा लड़का कभी नहीं समझेगा इसकी भलाई किस चीज में है। मैं इसे मारते मारते थक गया, लेकिन ये कभी भी आज्ञाकारी नहीं बनेगा। ये 17 साल की उम्र में इतना घमंडी और नाकारा है, बड़ा होने के बाद तो किसी को कुछ नहीं समझेगा। सर्वेंट को मेडिकल किट और कॉफी बनाने को बोल आंख बंद करके सोफे पर लेट गया। विक्रम की आंखों के सामने अद्वैत की ठंडी आंखें और इतनी आराम से अद्वैत दर्द सहना, ये सब विक्रम की आंखों के सामने बार बार फ्लैश हो रहे थे। इससे विक्रम के माथे पर चिंता की लकीरें थी। फिर जब विक्रम को चिराग की दुखी आवाज और चिराग का रोना याद आया, विक्रम खुद से बोला, काजल मैंने तुमसे वादा किया था, हमारे प्यार की निशानी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह उस बेवकूफ सुमित्रा की औलाद है, इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसमें मेरे खून का जरा सा भी असर नहीं दिखता है। मैंने उस दिन गलती से ज्यादा शराब नहीं पी होती, उस बेवकूफ सुमित्रा के मैं कभी करीब भी नहीं जाता। फिर उस दिन एक बार तुम्हें धोखा देने के बाद अब मेरे शरीर को भी जरूरत है, इसीलिए बेवकूफ सुमित्रा और बाकी की औरतें बस मेरी फिजिकल नीड पूरी करने का जरिया है। प्यार मैं आज भी तुमसे ही करता हूँ। मैं हमारे प्यार की निशानी चिराग को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। उसे जो भी चाहिए होगा मैं ला कर दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपने दूसरे बेटे को ही क्यों ना मारना पड़े। मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए हर किसी से ज्यादा जरूरी हमारी प्यार की निशानी मेरा बेटा भोला भाला चिराग है। वह डैड और मिस्टर हर्षवर्धन ठाकुर ने मुझे घर से निकालने की धमकी नहीं दी होती, मैं इसके जन्म लेने से पहले ही मरवा देता, लेकिन मुझे मेरे चिराग के भविष्य के लिए इसे इस दुनिया में लाना पड़ा। लेकिन चाहे यह मेरा खून ही क्यों ना हो, मैं इसे सही रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन कभी भी अपने चिराग से ऊपर नहीं उठने दूंगा। अच्छी लाइफ और करियर दूंगा इसको मैं, क्योंकि यह मेरा बेटा है, लेकिन कभी चिराग का हक नहीं छीने दूंगा। इतने में सर्वेंट भी कॉफी और मेडिकल किट लेकर आती है। विक्रम उन्हें अपने हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हंटर की वजह से उनके हाथ में घाव हो गए थे। फिर कॉफी का कप पकड़ते हैं। उन्हें अपने हाथ में दर्द महसूस होता है। अपने हाथ में दर्द होता महसूस कर अचानक उसे नमित को मारे गई हंटर की मार याद आ जाती है। अद्वैत की चोट के बारे में सोचते ही खुद से बोले, मुझे इतना दर्द हो रहा है, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। उनका मन गिल्ट से भर जाता है, लेकिन अचानक सिर झटक कर बोले, नहीं, उसने मेरे चिराग को तकलीफ देने की कोशिश की है, उसे भी तकलीफ मिलनी चाहिए।